प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस की जो दोलक है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है उसका समीकरण निकालेंगे। हम सभी जानते हैं, पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, अर्थात मास इंटू जो मेरे पास वेलोसिटी का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन को 2 से डिवाइड करते तो वो दोलक की गतिज ऊर्जा कहलाएगी। पीछे हम निकाल चुके हैं कि दोलक का जो वेग है v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा 0 रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू मैं v की वैल्यू यहाँ समीकरण नंबर इसमें पुट कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में। तो समीकरण 9 से v का वैल्यू क्या आती है, v इज इक्वल टू ओमेगा 0 रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये मान मैं इस समीकरण में पुट कर देता हूँ, तो k बराबर क्या आएगा हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होती है। और परंतु हम जानते हैं दोलक का जो विस्थापन का जो समीकरण है वो क्या होता है x इज इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा 0 टी प्लस 5 होता है। अब इस x का मान इस ऊपर वाले समीकरण में रख देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू प्राप्त होगी हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू इस वैल्यू को रखूंगा तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा 0 टी प्लस 5 आएगा। ए स्क्वायर कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आ जाएगी हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा 0 टी प्लस 5। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है जो फॉर्मूला है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उससे इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी की जो मेरे पास समीकरण आया वो आया हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा 0 टी प्लस 5। ध्यान देने वाली बात है कि दोलक की जो गतिज ऊर्जा है उसमें तो कोस स्क्वायर ओमेगा 0 टी प्लस 5 आता है, जबकि दोलक की स्थिर ऊर्जा में ये वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर ओमेगा 0 टी प्लस 5 इंटू समथिंग मल्टीप्लिकेशन वैल्यू। तो समीकरण नंबर जो 22 है ये दोलक की गतिज ऊर्जा का समीकरण है। इसी प्रकार से दोलक की गतिज ऊर्जा के दो होंगे, एक तो अधिकतम और न्यूनतम। इस प्रकार से स्थिर ऊर्जा के अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकाले थे, उसी प्रकार से दोलक की जो गतिज ऊर्जा है उसके भी दो मान होंगे। तो अधिकतम होने के लिए क्या होगा, इसका मान क्या हो 1 के बराबर हो कोस का मान, और न्यूनतम होने के लिए इसका मान क्या हो 0 के बराबर। इसलिए सबसे पहले मैं न्यूनतम मान निकाल रहा हूँ, तो न्यूनतम मान निकालने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। 0 को कब होगा कोस 0 का मान, जब इसके अंदर 90 डिग्री हो। तो ओमेगा 0 टी प्लस 5 इक्वल टू जब मैं पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, तो ओमेगा 0 टी प्लस 5 बाई टू समीकरण नंबर 23 से जब समीकरण नंबर 22 में मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या आएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 0 तो सारी की सारी मल्टीप्लाई होंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो दोलक की जो गतिज ऊर्जा है गतिज ऊर्जा न्यूनतम गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 22 से मैं दोलक की अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना चाहता हूँ, तो इसका मान क्या होना चाहिए अधिकतम होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया कोस ओमेगा 0 टी प्लस 5 के वैल्यू क्या प्राप्त होगी 0 या पाई। कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, इसी प्रकार से पाई का मान कोस 360 जो होता है डिग्री उसका मान भी कितना होता है 1 होता है। इसलिए इसके अंदर समीकरण नंबर 24 से इसके अंदर वैल्यू पुट करने पे मेरे पास के अधिकतम मान का मान प्राप्त होता है हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्राप्त होता है। इसलिए ये अधिकतम का मान हो जाएगा हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तथा मिनिमम का मान होता है 0। तो समीकरण 23 और 24 है जो दोलक की गतिज ऊर्जा के अधिकतम और न्यूनतम मान है। अब मैं दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा जिस प्रकार से सरल आवर्त गति की मैंने माध्य स्थिति ऊर्जा निकाली थी, उसी प्रकार से मैं दोलक की गतिज ऊर्जा की माध्य वैल्यू निकालूंगा। तो माध्य वैल्यू निकालूंगा तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि माध्य गतिज ऊर्जा के लिए समीकरण नंबर 22 आया है उसका मीन लिया, और मीन लेने का मतलब हो गया 1/2 इंटू 0 से लेकर टी इंटू के इंटू डी टी। और के का मान है जो समीकरण नंबर 22 से मैं रख दूंगा समीकरण नंबर 25 में तो इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी के माध्य इज इक्वल टू
हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1/t, जीरो से लेके t, और k की वैल्यू जब पुट करूंगा, k की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव, ये मैंने पुट करूंगा इंटू डी टी के रेस्पेक्ट में। हम जानते हैं कि जीरो से लेकर टी इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी की वैल्यू क्या होती है, थीटा बाई टू होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, टी बाई टू प्राप्त हो गई। तो और अब यहाँ पे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, होने के बाद काइनेटिक एनर्जी का जो माध्य प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इसलिए याद रखने वाली बात यह है कि इसी प्रकार से दोलक की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान भी हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होता है, तथा काइनेटिक एनर्जी की माध्य स्थितिज ऊर्जा का मान भी, माध्य काइनेटिक ऊर्जा का मान भी क्या होता है, हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होता है। अब मैं दोलक की टोटल एनर्जी की माध्य वैल्यू निकालना चाहता हूँ, माध्य वैल्यू क्या आई, इसलिए मेरे पास इसको मैं ये भी कह सकता हूँ k इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर इंटू, ये समीकरण नंबर 26 प्राप्त हो गया, जो कि दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा है। अब दोलक की मैं कुल ऊर्जा निकालना चाहता हूँ जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ता हूँ, तो समीकरण नंबर 19 और 22 से कुल ऊर्जा इज इक्वल टू स्थिर ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा की वैल्यू प्राप्त हुई हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव, तथा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्राप्त हुई हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव प्राप्त होगी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए e की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई e इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। दोलक की जो टोटल एनर्जी है उसका मान क्या निकलता है, हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्राप्त है। अतः समीकरण नंबर 27 से ये स्पष्ट होता है कि दोलक की कुल ऊर्जा समय के सापेक्ष क्या होती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। अतः सरल आवर्ती दोलक यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करती है। इसकी ऊर्जा द्रव्यमान एम आयाम के वर्ग जो ए स्क्वायर तथा कोणीय आवर्ती ओमेगा जीरो स्क्वायर की अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात दोलक की जो टोटल एनर्जी है उसका मान दोलक के द्रव्यमान, दोलक की कोणीय आवर्ती का स्क्वायर तथा दोलक की आयाम के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इससे हम कह सकते हैं कि दोलक की कुल ऊर्जा का मान है जो काइनेटिक एनर्जी और स्थिर ऊर्जा दोनों के योग का मान जो E इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इससे मैं दोलक की कुल ऊर्जा निकाल लूंगा। ठीक है, अब मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ कि दोलक की कुल ऊर्जा कैसे निकली, अर्थात समीकरण नंबर 19 से तो स्थिर ऊर्जा का मान रखा और समीकरण 22 से काइनेटिक ऊर्जा की वैल्यू रखी। स्थिर ऊर्जा की वैल्यू तो क्या आई, 1/2 एम ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा जीरो टी प्लस पाई आई, तथा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के अंदर कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसलिए हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस पाई है। तो इसमें क्या किया, हाफ एम ओमेगा जीरो ए स्क्वायर, ये दोनों कॉमन है, इसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस पाई प्लस में कोस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस पाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ये 1 में यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्राप्त होता है। इसलिए समीकरण नंबर मेरे पास 27 प्राप्त हुआ, जो दोलक की टोटल एनर्जी है। और दोलक की टोटल एनर्जी है जो दोलक के द्रव्यमान, दोलक की कोणीय आवर्ती का स्क्वायर तथा दोलक की आयाम के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात दोलक की ऊर्जा का मान द्रव्यमान बढ़ाने से बढ़ता है, कोणीय आवर्ती बढ़ाएंगे तो भी दोलक की एनर्जी कुल ऊर्जा का मान बढ़ेगा, तथा दोलक के आयाम का मान बढ़ाने पे उसकी दोलक की कुल ऊर्जा है उसका मान भी बढ़ेगा। इसलिए इसमें केवल हम दोलक की कुल ऊर्जा के बारे में ही, गतिज ऊर्जा और दोलक की कुल ऊर्जा के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। आगे हम इसके क्या बोलते हैं उसे, जो उदाहरण है उनके बारे में पढ़ेंगे कि आवर्ती दोलक के उदाहरणों के बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।